आप सभी को नमस्कार। मैं रतन कुमार भारती। आज हम अगले सेमेस्टर के बारे में देखेंगे। सेकंड सेमेस्टर इतिहास लेखन। इतिहास लेखन के अंतर्गत प्रथम यूनिट में है आपका यूनानी एवं रोमन इतिहास लेखन। दूसरे टॉपिक में है चीनी इतिहास लेखन। तीसरे टॉपिक में है आपका मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास लेखन। और चौथा है प्रबुद्धवादी इतिहास लेखन। इसमें से हम आज यूनानी इतिहास लेखन, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिकें हैं ये आज बता देते हैं। चूँकि यहाँ पर बताया गया है यूनानी इतिहास लेखन, इसके अंतर्गत जो है कुल 7 टॉपिक हैं। 7 पॉइंट्स में अगर बात करें तो 7 पॉइंट्स में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिया है पूर्व शास्त्रीय काल में इतिहास लेखन, जैसे इसके अंतर्गत आता है लोक आख्यान, काव्य और महाकाव्य। दूसरे बिंदु में है शासकों के वृत्तांत और वंशावलियाँ। तीसरे में है हिब्रू धर्म ग्रंथ। ठीक है, ये पहले टॉपिक के अंतर इतने टॉपिकों को फोकस करना है और देखना है। दूसरा है पूर्व शास्त्रीय रचनाओं की आंशिक ऐतिहासिक प्रकृति। और आपका आता है धर्म मूलक इतिहास। ठीक है, तीसरे में है यूनानियों की मुश्किल क्या है। इतिहास लेखन में मतलब कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा ये देखेंगे। बौद्धिक संक्रमण का काल, आयनियों का दबदबा। एक स्क्रीन में नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। आयनियों का दबदबा, भू नृतत्व साहित्य का विकास। और यहाँ पर दिया है आपका लोगोग्राफर, युद्धों का प्रभाव। और इसके पश्चात हम देखेंगे प्रमुख यूनानी इतिहास लेखक। ठीक है, कौन कौन से, जिसमें आपका आता है हेरोडोट्स, थ्यूसिडाइड्स। ठीक है, और भी कई नाम हैं। ठीक है, आप लोगों को बताएंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला जो दिया है पूर्व शास्त्रीय काल में इतिहास लेखन। ठीक है, तो पूर्व शास्त्रीय काल में इतिहास लेखन के बारे में अगर बात करें तो एक इतिहास लेखक मिलते हैं जिसका नाम है हर्बर्ट बटरफील्ड। ठीक है, नाम मिलता है, मैं बता रहा हूँ क्या नाम है इसका। हर्बर्ट बटरफील्ड। ठीक है, ये जो नाम है रॉबर्ट बटरफील्ड, इन्होंने पश्चिम में पूर्व शास्त्रीय काल, ठीक है, पश्चिम के अगर बात करें तो जो पूर्व शास्त्रीय काल था, ठीक, उनको मुख्यतः 3 रचनाओं में जो चिन्हित किया गया है। कितने रचनाओं में? 3 रचनाओं में जो है चिन्हित किया गया है। कौन कौन से रचनाएं हैं जो आपके सामने दिया गया है? लोक आख्यान काव्य और महाकाव्य, शासकों के वृत्तांत एवं वंशावलियाँ, और हिब्रू धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो है देखते हैं लोक आख्यान काव्य और महाकाव्य। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी अनुभव के आधार पर, ठीक है, या किसी सदस्य के द्वारा सुनाई गई जो कथा है, ठीक है, वह जो है लोक आख्यान काव्य कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने अपने दादा दादियों से सुने होंगे जो कथा, ठीक है, आप उस कथा को अगर ढूंढेंगे कि किसी लेख में होगा या कहीं यह लिखा हुआ मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मिलता नहीं है। उसी को जो है लोक आख्यान काव्य कहते हैं, जो कहानी के रूप में तो प्रचलित है लेकिन लिखित रूप से प्रचलित नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को जो है कैसे एकत्रित किया गया, ठीक है, और किन तरह से जो है इतिहास लेखन की प्रारंभ हुई, इसमें हम देखते हैं कि सदस्यों द्वारा सुनाई गई कथाओं से ही
किसी आदिम समाज को अपने अतीत का ज्ञान होता था, उस समय की बात ना, और बार बार सुनाई जाकर ये कथाएं जो है अपने कबीले की क्या होती थी, परंपरा बन जाती थी। और ये जो है धीरे धीरे स्थानीय लोक आख्यान काव्य में तब्दील हो जाते थे। और दीर्घ अवधि में मौखिक संप्रेषण के कारण होता क्या था कि इन लोक कथा काव्यों की सामग्री किंवदंतियों की जुड़ने से परिवर्तित हो जाती थी। किंवदंतियों के जुड़ने से तात्पर्य ये है कि बोलने वाली होती थी, ठीक है, मतलब कहा हुआ, ठीक है, किसी से हम सुने हुए ये बात है। कुछ लोक आख्यान को जो है काव्य के रूप में संगठित किया गया। जैसे कौन कौन से ऐसे इसको काव्य के रूप में संगठित किया गया था, उसमें आपका आता है बेबीलोन वासियों का गिलगमेश, ठीक है, एक कथा है बेबीलोन की। उसके बारे में जो है इसको जो है संगठित किया गया था काव्य के रूप में। और आपका आता है यूनानियों का इलियड, ठीक है, ये भी जो है एक आख्यान के रूप में प्रचलित था, लेकिन इसको बाद में संगठित किया गया। ठीक इसी प्रकार से पेशेवर कथावाचकों द्वारा संप्रेषित लोक आख्यान काव्य या महाकाव्य, हालांकि इतिहास नहीं थे सब, ये इतिहास के अंतर्गत नहीं आए थे, लेकिन जैसे इसको परिभाषित किया गया, ठीक है, तो उसके वजह से ये हुआ कि उसके अतीत में रुचि जागना प्रारंभ हो गया। और जो है आख्यान में एक तकनीकी जो है प्रारंभ हुआ है, ठीक, एक तकनीकी लाया गया, और वह तकनीकी थी जो है उसको काव्य के रूप में जो है परिवर्तित करना, ठीक है, लोक आख्यान से काव्य और काव्य से महाकाव्य, इस तरह से बना। दूसरा हम देखते हैं शासकों का वृत्तांत एवं वंशावली। इसमें कुछ वंशों के बारे में देखेंगे, कुछ साम्राज्य है, जैसे मिस्र ना, मिस्री नहीं कह सकते, मिस्र की साम्राज्य है, हित्ती साम्राज्य है, और आपका आता है असीरिया साम्राज्य, ठीक है। ये तीन साम्राज्यों का जो है शासकों का जो है तैयार किया गया था इसके वृत्तांत के बारे में, ठीक है। और इसी के बारे में जो है पूर्व शास्त्रीय काल में ऐतिहासिक रचना के बारे में बताया गया है। जैसे अगर उस समय की बात करें, ठीक है, तो महलों और मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण एक वृत्तांत शासकों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताते थे। उस समय के जो महल हैं, मंदिर हैं, दीवारें हैं, वहाँ पर जो है इसकी जो है वृत्तांत, मतलब जो है कथा जो है, और उनकी सारी गतिविधियां जो है उल्लेखित होती थी, ठीक है। इसके अगर देखें तो इसमें जो है सैनिक सफलताओं के बारे में वर्णन किया गया था, मिलता है। और साथ ही साथ जो है ये वृत्तांत जो है संस्मरणात्मक इतिहास का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अगर संस्मरणात्मक इतिहास अगर करें, ठीक है, तो एक प्रकार के जो है स्मरण के आधार पर जो है तैयार किया हुआ, ठीक है। अगर जहाँ तक अगर बात करें प्राचीन सुमेरी और मिस्र की जो राजवंश थे, एक तरह से ज़्यादा विश्वसनीय तो नहीं थी, लेकिन अगर संस्मरणात्मक अभिलेखों में अगर बात करें तो उसमें अतिशयोक्ति की गुंजाइश ज़्यादा रहती थी। अतिशयोक्ति मतलब जो है बढ़ा चढ़ा कर बताने वाली थी, और राजवंशवलियों में ऐसी विकृति की संभावना कम होती थी। मतलब राजवंशवलियों जो होती थी उसमें इस प्रकार की बातों को जो है नज़रअंदाज किया जाता था, या अर्थात ये कह सकते हैं कि उसको जो है उल्लेखित नहीं किया जाता, अतिशयोक्तियों को जो है दूर रखा जाता था। पहले बेबीलोनी साम्राज्य की सूची में वर्षों का नाम घटनाओं पर दिया जाता था। जो वर्ष का नाम होता था ना, उसे घटनाओं के आधार पर दिया गया था। जैसे हर वर्ष के लिए एक घटना, और ऐसी तिथि सूचियों को काल आख्यानों के पूर्ववर्ती माना जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आख्यान होता था वो पूर्ववर्ती काल था जो इस समय की प्रचलित थी। और साथ ही प्राचीन असीरियाइयों के खूबसूरत और प्रभावशाली उत्कीर्ण चित्रात्मक इतिहास के जो क्या रहे थे, बेहतरीन रहे थे, ठीक है। इसके अंतर्गत अब देखते हैं हम हिब्रू धर्म ग्रंथ, ठीक है। हिब्रू धर्म ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सभी आदिम जाति की तरह जो है प्राचीन यहूदी भी सदियों से अपने बच्चों को जो है क्या करते थे, कथा
या कुछ गाना गाते या कुछ लोकप्रिय जो है क्या करते थे, सुनाते थे किंवदंती के। और इस तरह कम से कम डेविड के समय मतलब 1000 ईसा पूर्व के से आसपास अनवरत जो है यह जो है मौखिक परंपरा जो है चली आ रही थी। और किंवदंती और इतिहास के बीच में स्पष्ट विभाजन किया जा सकता था उस समय। और यह विभाजन प्राचीन यहूदियों के धर्म ग्रंथ, जिसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों का आधार है। इनमें प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी है और हालांकि उसकी रचना ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए नहीं हुई है। अगर हिब्रू धर्म ग्रंथ की 39 किताबों में 17 स्पष्ट और ऐतिहासिक हैं और उसमें से 5 प्रमुख हैं, 12 जो है गौड़ पैगंबर का जो है ऐतिहासिक है। प्राचीन यहूदी पहले लोग थे जिन्होंने इतिहास जिन्होंने राष्ट्रीय इतिहास रचा। ठीक है, प्राचीन यहूदी पहले लोग थे जिन्होंने जो है राष्ट्रीय इतिहास रचा और जिस सृष्टि से आस्था रखते थे उसमें मनुष्य के इतिहास का वर्णन करने की कोशिश के कारण, ठीक है, एक सार्वभौम इतिहास की अवधारणा मानने वाले लोग भी थे। ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे